हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त हो गए उम्मीद करती हूँ। आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आई हूँ। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि बोर्ड के मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th के 2025 का जो बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन क्यों है, क्योंकि आ चुका है यूपी बोर्ड का सैंपल पेपर 2024 और 25 का। जी, तो इसी सैंपल पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पूरा का पूरा सलूशन बताने वाली हूं मैं हर एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो तैयार हो जाइए मेरे साथ अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए। तो भाई आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले जल्दी से ये बता देते हैं। देखो भाई, सैंपल पेपर जो है यूपी बोर्ड का रिलीज हो चुका है, ठीक है। और ये सैंपल पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बनाया गया है। एक प्रकार से सैंपल पेपर होता क्या है, एक मॉडल पेपर होता है, ठीक है। इस पेपर को आप लोग प्रैक्टिस पेपर भी कह सकते हैं। 2025 का जो पेपर आने वाला है बोर्ड में, वह पेपर आधारित होगा, किस प्रकार का होगा वह आपका यूपी बोर्ड जारी करता है। एक मॉडल पेपर या जिसे हम लोग सैंपल पेपर भी कहते हैं, ठीक है। तो 2025 के बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बिजनेस स्टडीज यानी व्यवसाय अध्ययन के लिए किस प्रकार का पेपर का पैटर्न बोर्ड ने बनाया है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि यह पेपर जो है उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यानी आंसर्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे के पूरे पेपर में आपके जो एमसीक्यू आए हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन जो आए हैं यूपी बोर्ड में आ सकते हैं, और जो आपके सैंपल पेपर में 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन हैं उसको भी हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर को। पेपर जो आपका होगा उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो 10 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक। तो इसके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन 2024-25 के मॉडल पेपर में, सैंपल पेपर में एमसीक्यू जो दिया हुआ है वह है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट क्या है, किस प्रकार का मैनेजमेंट का नेचर या प्रकृति होती है। तो देखिए, मैनेजमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि ना तो कला है ना ही पूर्णतः विज्ञान है। कला तो है, कला है, पूर्णतः विज्ञान नहीं है। कला और विज्ञान दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कला और विज्ञान दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। पूर्णतः कला तो है लेकिन ये आंशिक विज्ञान है या सोशल साइंस है, सॉफ्ट साइंस है, अतः यह विज्ञान और कला के दोनों के गुण रखता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में दिया गया है, नई आर्थिक नीति का प्रमुख अंग क्या है। नई आर्थिक नीति जो कि 1991 में लागू की गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें कौन कौन से तत्वों पर ज्यादा जोर दिया गया है, या न्यू आर्थिक पॉलिसी जो है, नई आर्थिक नीति, उसके अंग क्या हैं, तत्व क्या हैं, ठीक है। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन तीनों ही क्या है, नई आर्थिक नीति के तत्व हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है एक अच्छी योजना कैसी होती है। एक अच्छा जो प्लानिंग होता है या प्लान जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो भाई खर्चीली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा समय लेने वाली नहीं होनी चाहिए, सर्किल यानी नैरो भी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल यानी लोचपूर्ण होनी चाहिए। एक अच्छी योजना इस प्रकार की होनी चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन लाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नियोजन प्रबंध का चरण है। नियोजन प्रबंध का कौन सा चरण है। चरण का मतलब यहाँ पर आप लोगों के नियोजन क्या है, नियोजन प्रबंध का कार्य है। तो यह कार्य किस सबसे पहले होता है या सबसे लास्ट में होता है या बीच में होता है। आप सब जानते हैं कि प्रबंध के क्या है, 5 कार्य होते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो कार्य प्रबंध करता है, प्रबंधक करता है संगठन में, वो क्या करता है, नियोजन करता है। अतः नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण होता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा, प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संगठन संरचना के कितने प्रारूप होते हैं? संगठन संरचना का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कितने प्रकार के होते हैं भाई? एक होता है आपका प्रभागीय, जिसे हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका कार्यात्मक, ठीक है, जिसे हम लोग फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 2 हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 7वां आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो है कर्मचारियों का चयन होता है। कैसे होता है कर्मचारियों का चयन? इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो भाई, निम्न श्रेणी के अधिकारियों का केवल चयन किया जाता है, या मध्य श्रेणी के अधिकारियों का केवल चयन किया जाता है, या निम्न श्रेणी के जो अधिकारीगण होते हैं सिर्फ उन्हीं का चयन किया जाता है, या सभी का चयन किया जाता है? तो कर्मचारियों का चयन होता है उपयुक्त सभी का, सभी के लिए चयन प्रक्रिया की जाती है, चाहे वो किसी भी श्रेणी के अधिकारी क्यों ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक, उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकास का उद्देश्य होता है, विकास यानी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का क्या उद्देश्य होता है? कर्मचारियों के लिए विकास किया जाता है ना, कर्मचारियों का विकास किया जाता है, और इस विकास का उद्देश्य क्या होता है? योग्यता में वृद्धि हो, श्रेष्ठ निष्पादन हो, पदोन्नति का उन्हें अवसर मिले आगे, या सभी? तो इसका राइट आंसर बेटा सभी होगा, क्योंकि देखो योग्यता में वृद्धि होती है यदि किसी कर्मचारी का विकास किया जाता है, उसको ज्यादा अवसर दिए जाते हैं, उसको ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो इससे कर्मचारी का क्या होता है? उसकी योग्यता में वृद्धि होती है, उसके कौशल में वृद्धि होती है, ठीक है। साथ ही साथ वह व्यक्ति जो ज्यादा कह सकते हैं योग्य है, वह श्रेष्ठ निष्पादन कर पाता है, और जिसकी वजह से उसे आगे क्या है? पदोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। अतः सभी के जो है वह विकास का उद्देश्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? नियोजन यदि प्रबंध का प्रथम कार्य था, तो जो नियंत्रण है वह प्रबंध का किस प्रकार का कार्य है, किस स्तर पर या किस चरण पर आता है? तो यह अंतिम कार्य होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतिम यानी बी होगा इसका राइट आंसर। नियंत्रण प्रबंध का सबसे लास्ट वाला जो कार्य है वह होता है। इसके बाद देखिए, विपणन व्यय भार है। विपणन यानी मार्केटिंग जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, विपणन जो व्यय किए जाते हैं, वह भार किस पर आता है? उद्योग पर, व्यवसायियों पर, उपभोक्ताओं पर, या उपयुक्त सभी पर? तो देखो, जो विपणन मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे विज्ञापन पर किए जाने वाले व्यय, ठीक है, वस्तुओं की पैकिंग और उनके परिवहन पर, भंडारण पर जो व्यय करना पड़ता है ना, वो सारा व्यय किस पर आता है? वस्तु के मूल्यों पर पड़ता है। वस्तु का मूल्य जो होता है वो बढ़ जाता है, तो वस्तु का मूल्य कौन चुकाता है? उपभोक्ता। अतः विज्ञापन व्यय क्या हो गया? किस पर पड़ रहा है? अल्टीमेटली लास्ट में पड़ रहा है उपभोक्ताओं पर। वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है विपणन व्यय की वजह से, जिसका कि भार उपभोक्ताओं पर अंतिम में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने देखा? यहाँ पर हमने कई सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। उत्पाद मिश्र को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं? उत्पाद मिश्र की हम बात कर रहे हैं बेटा, उत्पाद से संबंधित इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ठीक है, उत्पाद का ग्रेडिंग, ये सारी चीजें आती हैं। तो इनको प्रभावित करने वाला घटक कौन सा होता है? विपणन, उत्पाद, वित्तीय, या इनमें सभी? तो देखो, मार्केटिंग जो होता है, विपणन, विपणन में आपका देखो ब्रांड अगर आप विकसित करते हो, है ना, या किसी वस्तु का अगर आप पैकेजिंग करते हो, ठीक है, या किसी वस्तु का आप लेबलिंग करते हो,
तो ये सब क्या है, इन सब चीजों से हम कहते हैं कि उत्पाद मिश्र तैयार हो रहा है एक प्रकार से, ठीक। तो विपणन, ये सब क्या है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग से क्या होता है, मार्केटिंग बढ़ती है या मार्केटिंग घटती है यदि अच्छा ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग नहीं होता है तो विपणन जो है, जो मार्केटिंग जो है, वह कहीं ना कहीं प्रभावित करता है उत्पाद मिश्र के जितने भी घटक हैं या जितने भी तत्व हैं उनको। तो विपणन इसका राइट आंसर होगा। तो यहां पर हमने सारे के सारे एमसीक्यू देख लिए। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने थे बच्चों, 10। और 10 का मतलब हो गया कि 10 नंबर के तो आपके एमसीक्यू आ जाते हैं। 10 नंबर के हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, ठीक है, 10 एमसीक्यू। और टोटल मार्क्स कितने थे, 10 मार्क्स के। ये आप लोगों का इस तरह का पेपर तो आएगा ही आएगा जिसमें आपके यूपी बोर्ड में आप लोगों का 10 एमसीक्यू आएगा और हर एक एमसीक्यू जो है वो 1 नंबर का होगा, ठीक। इसके बाद आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस पर। तो देखो 2 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो यहां से स्टार्ट हो गए हैं। ये जो पहला क्वेश्चन आपका आया है वह है 2 नंबर का पहला क्वेश्चन, प्रबंध की परिभाषा लिखिए। प्रबंध की परिभाषा लिखनी है हमें, या तो परिभाषा हम अपने खुद के शब्दों में लिखें या किसी विद्वान की परिभाषा को प्रयोग करके उन्हीं के शब्दों में हूबहू लिखें, ठीक है। तो हमने आपको समझाया है कि अगर आपको बहुत अच्छे से प्रबंध की परिभाषा को लिखना है तो आप 2 या 3 लाइन में कैसे लिख सकते हैं। प्रबंध क्या है, प्रबंध में हम लोग उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, प्रभावी और कुशलतम तरीके से, और यह एक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज को इस तरह से आप लिख सकते हैं और अपने नंबर 2 में 2 पूरा पा सकते हैं। कैसे, प्रबंध क्या है, प्रबंध प्रभावी और कुशलता पूर्वक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ काम करवाने की प्रक्रिया है। अब देखो इसमें तीनों वर्ड आ गए, प्रक्रिया वर्ड भी आ गया, प्रभावी भी आ गया और कुशलता पूर्वक भी आ गया। ये तीनों वर्ड अगर आप क्या है, प्रबंध के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर आप प्रबंध की परिभाषा को इस प्रकार से शब्दों में लिख सकते हैं। अतः प्रबंध में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं भाई, नियोजन करते हैं, क्योंकि प्रक्रिया का मतलब हो गया कि विभिन्न चरण में कार्य किए जा रहे हैं। नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा सभी संसाधनों का प्रभावी उपयोग अंतर्निहित होता है, ठीक है। 2 नंबर के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पूरे 3 घंटे के पेपर को सॉल्व करना होता है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का 2 नंबर का, पेशे का आशय लिखिए। पेशे की मीनिंग आपको लिखनी है। पेशा यानी प्रोफेशन क्या होता है। तो भाई प्रोफेशन में हम सब जानते हैं कि एक विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जो पेशेवर होता है उसके पास एक विशिष्ट ज्ञान के साथ साथ एक डिग्री होनी चाहिए, एक कोर्स किया हुआ होना चाहिए। और पेशेवर जो होते हैं वो आचार संहिता का पालन करते हैं, ठीक है, और एक संस्थागत संस्था के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पेशे के में लिखी जा सकती हैं। किस तरह से आप लिख सकते हैं, पेशे को एक ऐसे व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा संपोषित होता है और जिसमें प्रवेश जो होता है वो प्रतिबंधित होता है, यानी रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज होती हैं। हर कोई व्यक्ति पेशे में नहीं जा सकता यदि उसके पास कुछ विशिष्ट डिग्री पेशे से संबंधित नहीं है, या उसके पास किसी संस्थागत संस्था का अप्रूवल नहीं है, या वह आचार संहिता का पालन नहीं कर रहा है, तो वह पेशे में नहीं जा सकता है या पेशे में काम नहीं कर सकता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का है, आर्थिक नीति का क्या अर्थ है। देखो भाई आर्थिक नीति का मतलब यह होता है कि यदि किसी राज्य की जो सरकार है वो किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली का पालन कर रही है,
ठीक है, या आर्थिक या अर्थ जगत या अर्थव्यवस्था से संबंधित वो किस प्रकार की नीतियां या प्रणाली का क्रियान्वयन कर रही है, वह आर्थिक नीति कहलाता है। जैसे आर्थिक नीति का संबंध देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के मामले में राज्य यानी सरकारों के आचरण से है। अर्थव्यवस्था की ओर राज्य का दृष्टिकोण सामान्यतः दो प्रकार का हो सकता है, या तो वह बहुत ही अहस्तक्षेप की नीति अपनाए, मतलब कोई भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं करे, ठीक है, आर्थिक जगत में, जैसे कि टैक्स का रेट काफी कम कर दे उद्योगों के लिए, करों की दरों को कम कर दे, ब्याज की दरों को कम कर दे, तो मौद्रिक नीति को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दे, राजकोषीय नीति को सही बना दे। तो इस प्रकार से जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी नीतियां होती हैं, यदि वह नीतियों के संबंध में जो भी राज्य सरकारें या सरकारें जो भी निर्णय लेती हैं, उसे हम लोग आर्थिक नीति कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, या तो बहुत ही ज्यादा लिबरल नीति हो, अहस्तक्षेप वाली नीति हो, ठीक है, के अंतर्गत राज्य अपने को कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करने तक ही सीमित रखती है। ज्यादा आर्थिक जगत में सब कुछ बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है। द्वितीय जो है वो दूसरे छोर पर राज्य आयोजित अर्थव्यवस्था की तरह अत्यधिक हस्तक्षेप की नीति अपनाती है, लाइसेंस लेना, परमिशन लेना, परमिट लेना, ठीक है, भुगतान करना, करों का ज्यादा दर रखना या रिस्ट्रिक्शन रखना कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं, इस उद्योग में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की हस्तक्षेप वाली नीति भी अपना सकती है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन या परिस्थिति कैसी हो। इसके बाद 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, इसकी मीनिंग क्या होती है वो आपको बतानी होगी। तो देखो भाई, जब 2 या 2 से अधिक देश व्यापार के माध्यम से एकीकृत होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। जहां पर 2 या 2 से अधिक देश व्यापार के माध्यम से एक दूसरे के पास आते हैं या एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ये देखिए, वैश्वीकरण का मीनिंग होता है, वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। वैश्वीकरण से आशय है विश्व अर्थव्यवस्था में आए खुलेपन, बढ़ती हुई अंतर्निर्भरता, या हम कह सकते हैं कि पारस्परिक निर्भरता, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। यहाँ पर जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं विभिन्न देशों की, वह क्या हो रही है? एक के साथ एक इंटीग्रेट हो रही हैं, ठीक है, एकीकृत हो रही हैं। इसके अंतर्गत विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है तथा व्यवसाय देश की सीमाओं को पार करके विश्वव्यापी रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि विश्व के सभी देश व्यवसाय एवं उद्योग के माध्यम से एक दूसरे के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित करें। तो व्यापार के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यापार के माध्यम से यदि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है तो इसे हम लोग वैश्वीकरण कहेंगे। 2 नंबर का यह भी क्वेश्चन है कि संगठन की परिभाषा दीजिए या लिखिए। संगठन क्या है भाई? संगठन का मतलब हो गया प्रबंध का दूसरा कार्य,
फंक्शंस। ठीक है, देखो संगठन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, संगठन के विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यानी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ठीक है, संगठनात्मक ढांचा संगठनात्मक ढांचा का निर्माण करना, कार्य विभाजन व विभागीकरण कर उत्पादक संबंध की स्थापना करना संगठन कहलाता है, संगठन कहलाता है। अब यहां पर देखो बेटा, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, उद्देश्य किसके? संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, जो फर्म है या जो उपक्रम है, उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु संगठनात्मक ढांचे का निर्माण किया जाता है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि अधिकारी और अधीनस्थ संबंधों की स्थापना की जाती है, कार्यपदों का निर्माण किया जाता है, हर एक कार्यपद पर क्या अधिकार है और क्या उत्तरदायित्व है वह निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको आदेश देगा उसको तैयार किया जाता है, कार्य का विभाजन किया जाता है, विभिन्न विभाग बनाए जाते हैं। यह सभी कार्य संगठन कार्य के अंतर्गत होते हैं। तो यहां पर देखो, अधिक उत्पादक संबंधों को स्थापित करने के लिए संगठन में विभिन्न क्रियाओं को पहचानना, उनका समूहीकरण करना यानी विभागीकरण करना और भौतिक, वित्तीय और मानवीय संसाधनों को एकत्रित करना ही संगठन कहलाता है। चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए, दोनों ही आंसर क्या है? करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है क्रियात्मक संगठन का आशय स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक संगठन का मतलब होता है कुछ इस प्रकार का संगठन जहां पर हम कह रहे हैं कि ये आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, संचालक मंडल है, संचालक मंडल जो कि सबसे ज्यादा हायर लेवल पर होते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई? एक आपका मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ठीक है, प्रबंधक होता है जिसे हम लोग कह रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक, ठीक है। और इसके बाद क्या बनाए जाते हैं? कार्य के आधार पर बहुत सारे विभागों को बनाया जाता है, कार्य के आधार पर बहुत सारे विभाग बनाए जाते हैं। जैसे उसमें क्या है, मान लो उत्पादक, प्रबंधक, ठीक है, और जो डिपार्टमेंट होगा उसके अधीन वह क्या होगा? उत्पादन कार्य को देखेगा उत्पादक प्रबंधक। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक डिपार्टमेंट हो सकता है विपणन प्रबंधक के अधीन, ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे? विपणन विभाग, विपणन विभाग, ठीक है। ऐसे ही एक हो सकता है आपका विक्रय प्रबंधक के अधीन कौन सा विभाग? विक्रय विभाग, विक्रय विभाग, जिसमें विक्रय संबंधी क्रियाएं की जाएंगी। विपणन विभाग में विपणन संबंधी क्रियाएं की जाएंगी और उत्पादक प्रबंधक के अधीन जो उत्पादन विभाग है उसमें उत्पादन संबंधी क्रियाएं की जाएंगी।
अतः हम ये कह सकते हैं जो क्रियात्मक संगठन होते हैं वह इस प्रकार क्रियाओं के आधार पर संगठन में यदि विभाग बनाए जाते हैं और एक जैसे कार्यों को एक विभाग के अंतर्गत रखा जाता है तो इसे कहते हैं क्रियात्मक संगठन ढांचा, ठीक है, या क्रियात्मक संगठन संरचना। जैसे इसमें विक्रय के बाद क्रय भी हो सकता है, यहाँ पर क्रय विभाग है जो कि क्रय प्रबंधक देख रहा है। तो इस प्रकार के विभागीकरण को क्या कहा जाता है? क्रियात्मक संगठन कहा जाता है, जहां पर कार्यों के आधार पर विभागों का निर्माण किया जाता है और एक जैसे कार्यों को एक विभाग में रखा जाता है। देखिए, कार्यात्मक ढांचा जब क्रियाएं कार्य की प्रकृति के अनुसार एक विभाग के अंतर्गत समूहीकृत की जाती हैं, एक साथ रखी जाती हैं, तो फिर तब इसे कार्यात्मक ढांचे के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए उत्पादन विभाग हो गया, ठीक है, विक्रय विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, और ये सारे विभाग हो गए। नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, व्यावसायिक वित्त का क्या होता है? लिखिए, व्यावसायिक वित्त, बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस वह वित्त होता है जो व्यावसायिक क्रियाओं को करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, जैसे कि निवेश करने से संबंधित, संपत्तियों को खरीदने से संबंधित, कह सकते हैं कि संपत्तियों को कहाँ कहाँ निवेश करना है, स्थायी संपत्ति, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए जिस वित्त की आवश्यकता होती है या व्यावसायिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है उसे हम लोग व्यावसायिक वित्त कहते हैं। तो व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन हेतु वित्त की आवश्यकता होती है और इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु जिस धन की व्यवस्था की जाती है उसे ही हम लोग व्यावसायिक वित्त कहते हैं। लगभग समस्त व्यावसायिक क्रियाओं के लिए कुछ न कुछ धन की आवश्यकता तो रहती ही है। भाई, आपको मशीन खरीदना है, सैलरी और वेजेस का पेमेंट करना है ना, चाहे आपको कोई प्लांट या बिल्डिंग में निवेश करना है, ठीक है, आपको हर एक बिजनेसमैन को, व्यवसायियों को हर एक व्यवसाय से संबंधित क्रियाओं का संचालन करने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अतः हम कह सकते हैं कि वित्त की आवश्यकता व्यवसाय के स्थापना से संबंधित तो होती ही है, संचालन, उसके आधुनिकीकरण, उसके विस्तार या एक्सपेंशन करने के लिए या डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, नए नए उत्पाद को बनाने या लॉन्च करने के लिए भी जिस वित्त की, जिस धन की आवश्यकता होती है उसे हम लोग व्यावसायिक वित्त कह सकते हैं। अतः वित्त एक व्यवसाय के जीवन काल में हर कदम पर आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का है, विपणन प्रबंध की परिभाषा लिखिए। विपणन प्रबंध का मतलब हो गया मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखो भाई, कहते हैं कि बाजार जो है, मार्केट जो है, उसका अनुसंधान करने से यह शुरू होता है विपणन का कार्य, और जब वस्तुएं विक्रय हो जाती हैं उसके बाद भी चलता रहता है। अतः वस्तुओं को विक्रय करने के उपरांत विपणन का कार्य समाप्त नहीं होता है। अतः विपणन क्या है? विपणन वह कार्य है जिसमें कि एक उपभोक्ता के संतुष्टि के लिए, संतुष्टियों की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन से लेकर के विक्रय के उपरांत की जाने वाली संपूर्ण सेवाओं को विपणन कहा जाता है। विपणन के द्वारा उपभोक्ता की संतुष्टि को बढ़ाया जाता है वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करके। तो यहाँ पर फिलिप कोटलर ने क्या कहा है? विपणन प्रबंध को इस प्रकार उन्होंने बताया है, लक्षित बाजारों का चुनाव करने, यानी बाजार का अनुसंधान करने कि उपभोक्ता की डिमांड क्या है, मांग क्या है, इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, ठीक है, और प्राप्त करने प्रबंध के विशिष्ट ग्राहक मूल्यों के संप्रेषण
और सुपुर्दगी के सृजन द्वारा ग्राहकों को बनाने और उसमें वृद्धि करने की कला को हम विपणन प्रबंध कहते हैं। तो विपणन प्रबंध क्या है भाई? विपणन प्रबंध उपभोक्ताओं की संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए बाजार सर्वेक्षण या जिसे हम अनुसंधान भी बोल सकते हैं, वस्तु विक्रय ग्राहक सृजन वस्तु सृजन से संबंधित प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि विपणन प्रबंध जो है उसमें उपभोक्ताओं की संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं, जिसमें बाजार सर्वेक्षण से लेकर के उत्पाद के निर्माण से लेकर के वस्तु के विक्रय के उपरांत और वस्तु को विक्रय करने से संबंधित भी सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, जिससे कि उपभोक्ता की संतुष्टि को अधिकतम किया जा सके। वस्तु मिश्रण किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखिए। तो देखो भाई, प्रोडक्ट मिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट मिक्स की बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? उत्पाद मिश्र की। तो उत्पाद मिश्र के जो चरण होते हैं या जो घटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करें तो ब्रांडिंग, ठीक है, ब्रांड, पैकेजिंग और लेबलिंग। ये तीन चीजें जो होती हैं वह उत्पाद मिश्र के अंतर्गत की जाती हैं। ठीक है, ब्रांड का मतलब हो गया कि भाई किसी उत्पाद का नाम, चिन्ह, मार्क, ट्रेडमार्क, इसका निर्धारण करना। पैकेजिंग में उत्पाद जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके, इसके लिए पैकेट को तैयार करना। और लेबलिंग का मतलब होता है सूचनाएं प्रदान करना, उत्पाद से संबंधित रिटन फॉर्म में होता है, पैकेट के ऊपर ही लेबलिंग का कार्य किया जाता है। अतः उत्पाद मिश्र में ये सारी चीजें आती हैं। और साथ ही साथ आप लोग ये भी लिखोगे कि इसमें जैसे ग्रेडिंग हो गया, उत्पाद की जो चौड़ाई, लंबाई, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी, उसके आधार, उसका साइजेस, आकार, इन सब के बारे में भी निर्णय लिए जाते हैं। उत्पादों और मदों की कुल संख्या जिसे एक विशिष्ट विपणनकर्ता बाजार को प्रदान करता है उसे हम लोग उत्पाद मिश्र कह सकते हैं। उत्पाद मिश्र के घटक क्या है? उत्पाद की श्रेणी, यानी कौन कौन से ग्रेड की है उत्पाद मिश्र, की चौड़ाई कितनी है, गहराई, लंबाई, एकरूपता कितनी है, ठीक है, यानी उत्पाद से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो सारी की सारी उत्पाद मिश्र के अंतर्गत आती हैं। मुख्यतः इसमें आप लोग ये लिखेंगे कि उत्पाद मिश्र में क्या क्या चीजें आती हैं। भाई, ब्रांड आता है, पैकेट तैयार किए जाते हैं, ग्रेड बनाए जाते हैं उत्पादों से संबंधित कि उत्पाद की क्वालिटी या गुणवत्ता के आधार पर भी ग्रेडिंग होती है, आकार और साइज के आधार पर भी ग्रेडिंग होती है, ठीक है। और इसके अलावा पैकेट्स तैयार किए जाते हैं, इस पर लेबलिंग की जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये सभी की सभी चीजें उत्पाद मिश्र के अंतर्गत आती हैं। एक उपभोक्ता कौन होता है? तो भाई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है आप लोगों का 2019 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
2019 के अंतर्गत बताया गया है कि एक उपभोक्ता कौन होता है। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं की खरीदता है या सेवाएं किराए पर लेता है, ठीक है, या जो क्रेता की स्वीकृति से ऐसी वस्तु या सेवा का उपयोग करने वाला होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो जो वस्तु या सेवा को क्रय करता है या क्रय करने के लिए भविष्य में भुगतान करेगा या वह व्यक्ति जो वस्तु या सेवा का उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उसे उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्रेता की स्वीकृति, और ये सब कुछ क्या है? क्रेता की स्वीकृति के द्वारा ही किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति वस्तु और सेवा का उपभोग कर रहा है और उपभोग की स्वीकृति क्रेता के द्वारा दी गई है, तो ही उस व्यक्ति को हम लोग उपभोक्ता कहेंगे। और वह उपभोक्ता ने वस्तु और सेवा के बदले में भुगतान कर दिया है या भुगतान करने का वचन दिया है, बाद में करेगा, ठीक है, तो उसे हम लोग उपभोक्ता कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है आप लोगों का, बेटा ये अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का 5 नंबर का। 2 नंबर के सारे क्वेश्चन अभी यहाँ पर खत्म हो गए, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान दो। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है किससे? टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांत। टेलर के वैज्ञानिक जितने भी प्रबंध के सिद्धांत हैं उनका आप लोगों को संक्षिप्त में, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में नहीं, क्योंकि ये 10 नंबर का नहीं है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है सैंपल पेपर में। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं भाई? सबसे पहले क्या आता है? पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है? विज्ञान न कि रूढ़िवादिता, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इस सिद्धांत को हम लोग को संक्षेप में बताना है तो हम क्या करें? पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स में आंसर करते हैं इसको। प्रबंध के प्रत्येक तत्व के लिए वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने के लिए यह सिद्धांत कहता है। यानी F.W. टेलर ने कहा है कि जो प्रबंधक है वह जब भी निर्णय ले तो उस निर्णय को में क्या होना चाहिए? तर्क होना चाहिए, ठीक है, तार्किक निर्णय होने चाहिए, पर्सनल जजमेंट नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग करके निर्णय लिए जाने चाहिए। यहाँ कुशलता बढ़ाने का सिर्फ क्या है? एक ही सर्वश्रेष्ठ तरीका है, और यह तरीका अध्ययन और विश्लेषण द्वारा विकसित किया जाता है, न कि परंपरागत विधियों के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ विधि, सर्वश्रेष्ठ तरीका यानी मेथड स्टडी के माध्यम से कार्यों को किया जाना चाहिए। और ये जो मेथड है या जो विधि है, उनका जो उत्पादन हो रहा है या उनको जो खोजा गया है, वह एक रात में या पुराने तरीकों से नहीं कि गलती करेंगे फिर सुधार करेंगे, नहीं, बल्कि कैसे होना चाहिए? बहुत ज्यादा विश्लेषण, गहन अध्ययन के आधार पर एक सर्वश्रेष्ठ तरीका किसी भी समस्या को, अलग अलग समस्या को हल करने के लिए होता है, ठीक है, और उसी का चुनाव किया जाना चाहिए। प्रबंधक को उनके अनुमानों या इच्छा या अनुभव के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि विज्ञान के आधार पर निर्णय लिए जाने चाहिए।
प्रत्येक निर्णय क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धतियों को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। पक्षपात हो गया, सिर्फ अपने पर्सनल या व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर प्रबंधक को निर्णय नहीं लेने चाहिए। ठीक है, विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर निर्णय लिए जाने चाहिए। और जितने भी कार्य एक संगठन में होते हैं, हर एक कार्य को करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है, और वह तरीका जो है, उसका आविष्कार जो है, वह गहन अध्ययन और विश्लेषण के माध्यम से किया जाना चाहिए। ठीक है, परंपरागत तरीकों या विधियों का प्रयोग लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। इसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है वह क्या कहता है, सामंजस्य न कि विवाद। यह क्या कहता है भाई, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें कहा जाता है कि प्रबंधक को कंपनी द्वारा अर्जित लाभ को कर्मचारियों के साथ साझा करना चाहिए। यदि कोई कंपनी अत्यधिक लाभ कमा रही है तो उसे बोनस के रूप में कर्मचारियों को भी उस लाभ का अंश देना चाहिए। अतः यदि लाभ शेयर होंगे, लाभों को बांटा जाएगा कर्मचारियों के मध्य, तो कर्मचारी क्या करेंगे, सहयोग की भावना का विकास करेंगे। ठीक है, तो सामंजस्य का वातावरण संगठन में बनेगा। कर्मचारियों को सर्वोत्तम स्तर पर अपना सहयोग देना चाहिए। सिर्फ यह बात सिर्फ प्रबंधक के लिए लागू नहीं होती है, बल्कि कर्मचारियों के लिए भी लागू होती है कि वह संगठन में प्रबंधक के साथ सहयोग की भावना से कार्य करें, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें, हड़ताल और इस पर ना जाएं। तो कंपनी की भलाई के लिए गए बदलाव को स्वीकार करें कर्मचारी लोग, और उसके लिए तैयार रहें। कर्मचारियों और संगठन का हित समान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ कर्मचारी अपने व्यक्तिगत हितों के बारे में सोच रहे हैं और संगठन में जो प्रबंधक हैं वो संगठन में सिर्फ और सिर्फ अपने हितों के बारे में सोच रहे हैं। तो दोनों में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। और जहां पर यह लग रहा है कि संगठन के हित को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल संगठन के हितों को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कर्मचारी और संगठन का हित समान होना चाहिए। संगठन के लिए समृद्धि लंबे समय तक मौजूद नहीं रह सकती है जब तक कि कर्मचारी जो हैं उनकी भी समृद्धि ना बढ़े। ठीक है, तो उनका विकास करके ही, कर्मचारियों का विकास करके ही एक संगठन अपना विकास कर सकता है, और इसी से सामंजस्य का वातावरण आ सकता है। सहयोग न कि व्यक्तिवाद, यह तीसरा आपका सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। इसमें क्या कहा गया है, सामंजस्य न कि विवाद सिद्धांत का यह विस्तार है। ठीक है, यह थोड़ा और व्यापक हो जाता है। इसमें कर्मचारियों के सुझावों का स्वागत करने की बात की गई है। कर्मचारी यदि कोई सजेशन दे रहे हैं, कोई सुझाव दे रहे हैं, तो उनके सुझावों को सुनना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। उनके सुझावों के लिए कर्मचारियों को पारितोषिक यानी उनको रिवॉर्ड और अवार्ड भी देना चाहिए यदि उनका सुझाव अच्छा है तो। स्पष्ट संचार होना चाहिए, कर्मचारी अपनी बातें कह सके, इसके लिए उनके पास संप्रेषण का उचित साधन होना चाहिए। ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन की कोई आवश्यकता नहीं है होगी यदि संचार की सुविधा अच्छी होगी संगठन में। तो प्रबंध का पुराना तरीका उचित नहीं है। कर्मचारियों और प्रबंध के बीच कार्य की जिम्मेदारी का समान बंटवारा होना चाहिए। देखो भाई, व्यापक तौर पे मैत्रीपूर्ण जो संबंध है, या हम कह सकते हैं जो सहयोग का वातावरण है, वो तभी बन पा सकता है जबकि कर्मचारी के सजेशन को सुना जाए। कर्मचारी यदि अच्छा सजेशन दे रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात है कि बेटा, कर्मचारी और जो प्रबंधक हैं उनमें कार्यों का समान बंटवारा हो। ये ना हो कि कर्मचारियों को कार्यों का बहुत अधिक बोझ है और संगठन के जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स हैं उन पर कार्य का उतना बोझ नहीं है। तो समान स्तर पर बंटवारा होना चाहिए। प्रबंध को कर्मचारियों के साथ कार्य करना चाहिए, उनके साथ मिल करके उनकी समस्याओं को सामना करना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। इस प्रकार से क्या होगा, सहयोग का वातावरण आएगा और व्यक्तिवाद खत्म होगा, लोग अपने बारे में कम सोचेंगे।
चौथा और आखिरी जो सिद्धांत है वह है श्रमिकों की अधिक कुशलता और सफलता के लिए उनका विकास करना। देखो भाई, जब कर्मचारियों का चयन किया जा रहा है उस समय ही संगठन में प्रबंधक को चाहिए कि ऐसे कर्मचारियों का चयन हो जो योग्य हो कार्य के लिए, ठीक है, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से चयन होना चाहिए। साथ ही साथ यदि चयनित कर्मचारी आ गया है कार्य पर तो कार्य से संबंधित उसको कुछ प्रशिक्षण देने की आवश्यकता यदि है तो उसे देना चाहिए। उसके साथ साथ ही एक चैलेंजिंग जॉब भी कर्मचारियों को दी जानी चाहिए समय समय पर, ताकि उनकी योग्यता का विकास हो सके और उनमें प्रबंधकीय गुणों का विकास हो सके। तो श्रमिकों का प्रशिक्षण जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को वैज्ञानिक रूप से चयनित करना चाहिए, इसमें कहा गया है, और कर्मचारियों को दिया गया कार्य उनकी क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए, योग्यता के अनुसार होना चाहिए। यदि कोई बहुत योग्य व्यक्ति है लेकिन हमने उसे कार्य बहुत साधारण सा दे दिया है तो यह भी सही नहीं है, ठीक है। तो योग्यता के अनुसार कार्यों का बंटवारा किया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, श्रमिकों का विकास होगा। और यदि जब श्रमिक का विकास होता है, कर्मचारी का विकास होता है, तो यह कर्मचारी संगठन का विकास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, वह क्या है? दूसरा 5 नंबर का क्वेश्चन, व्यवसाय पर आर्थिक वातावरण के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यानी जो व्यवसाय है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, आर्थिक पर्यावरण में यदि कोई बदलाव होता है तो व्यवसाय पर उसका क्या असर पड़ता है और आर्थिक पर्यावरण के घटक कंपोनेंट क्या क्या हैं। तो देखो भाई, आर्थिक पर्यावरण का मतलब हो गया अर्थव्यवस्था से संबंधित पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति के बारे में बात कर रहे हैं, कर की दर, ब्याज की दर के बारे में बात कर रहे हैं, जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब में यदि कोई परिवर्तन होगा तो व्यवसाय पर इसका बिल्कुल असर पड़ेगा, प्रभाव, क्योंकि आर्थिक जगत में या अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन का असर व्यवसाय या व्यापार पर बिल्कुल पड़ता है। ये देखो, ब्याज की दर हो गई, मूल्य के में वृद्धि हो गई, लोगों की व्यय योग्य में परिवर्तन हो गया। अब लोग जो व्यय कर रहे हैं वो दूसरे मदों पर कर रहे हो। अंश बाजार सूचकांक, जिसे इंडेक्स नंबर भी बोल रहे हैं, कंपनी के अंशों में एवं रुपए का यदि मूल्य साधारण घट या बढ़ जाए तो इसका साधारण वातावरण के कुछ आर्थिक तत्व होते हैं जो व्यावसायिक उद्यम में प्रबंध के कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। लघु अवधिक एवं दीर्घ अवधिक ब्याज की दर उत्पाद एवं सेवाओं की मांग को सार्थक रूप से प्रभावित करती है। भाई, अगर मान लो ब्याज की दर जो है वो बढ़ जाए, उत्पाद और सेवा की मांग पर इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्याज अगर बढ़ेगा, टैक्स जो इंटरेस्ट का रेट अगर यदि बढ़ रहा है तो फिर व्यापारियों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उन्हें फिर लोन नहीं मिल पाता है। फिर वो वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देते हैं, और जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो वस्तुओं की जो मांग होती है वह घट जाती है, और मांग के घटने से क्या होता है, फिर व्यापार या व्यवसायियों को लॉस होता है, नुकसान होता है। अतः यह तो साइकिल है एक। तो उदाहरण के लिए यदि निर्माण में कार्य कर रही कंपनियों तथा ऑटो मोबाइल्स जो निर्माता हैं उनमें नीचे दीर्घ अवधिक दरें अधिक लाभप्रद होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, कोई निर्माण करने वाली संस्था है जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, और यदि मान लो ब्याज की दर घट गई है तो लोन हो जाएगा सस्ता, और जब ऋण हो जाएगा सस्ता तो फिर क्या होगा, फिर इन वस्तुओं का निर्माण ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पूंजी ज्यादा होगी व्यावसायिक फर्म को, उद्योगपतियों को। तो फिर क्या करेंगे, वो दीर्घ अवधिक दरें यदि हैं उनकी, मतलब जैसे नीचे अवधि की ब्याज दरें हैं, तो उनके लिए लाभप्रद होगा, वह वित्त प्राप्त कर सकेंगे और निर्माण कार्य बढ़ा सकेंगे, क्योंकि उपभोक्ताओं द्वारा घर एवं कार खरीदने के लिए ऋण लेकर व्यय में वृद्धि हो रही है। हाँ, एक और चीज हो रही है भाई, यदि मान लो
कि ब्याज की दरें कम हैं बैंकों की, तो फिर क्या होगा, कार लोन भी मिल जाएगा आसानी से, ऑटोमोबाइल्स भी खरीद सकेंगे वो, है ना, स्कूटी हो गया, ये सारी चीजें वो खरीद सकेंगे क्योंकि ऋण उनके लिए भी सस्ता हो गया है, तो वो व्यय करेंगे इन मदों पर। तो इसी प्रकार से देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के कारण लोगों की प्रयोज्य आय में भी वृद्धि होगी, डिस्पोजेबल इनकम भी उनकी बढ़ेगी यदि जीडीपी में वृद्धि होती है तो, जिससे उत्पादों की मांग में भी वृद्धि होगी, वो ज्यादा मांग करने लगेंगे क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई है ना। तो उच्च दर की मूल्य वृद्धि का सामान्यतः व्यावसायिक उद्यमों पर दबाव पड़ता है। यदि मान लो मूल्यों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है तो ये सही नहीं है। इससे क्या होगा कि व्यावसायिक उद्यम जो है उन पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि यह व्यवसाय की विभिन्न लागतों में भी वृद्धि कर देते हैं। कच्चे माल की लागत बढ़ जाएगी क्योंकि कच्चे मालों का भी मूल्य बढ़ जा रहा है। मूल्य वृद्धि से सभी को नुकसान होता है, सिर्फ उपभोक्ता को ही नहीं बल्कि जो उत्पादक है उनको भी नुकसान होता है। उनके लिए रॉ मटेरियल जो होते हैं, कच्चे पदार्थ जो होते हैं, मशीन जो होते हैं, वो महंगे पड़ जाते हैं। मशीनरी का क्रय करना उनके लिए महंगा हो जाएगा। इससे क्या होगा, उत्पादन जो है वह, उसकी लागत बढ़ जाएगी और उत्पादन जो है वो कम होगा। तो ये सारे जो घटक हैं जो कि अर्थव्यवस्था के जो पहलू हैं, जो आर्थिक पर्यावरण है, उसका प्रत्यक्ष संबंध देखने को मिलता है व्यावसायिक जगत पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है बेटा आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन क्या है, नियोजन की सीमाएं लिखिए। नियोजन यानी प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो ये देखो, इसको इस तरह से आप बता सकते हैं, नियोजन की सीमाएं यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। नियोजन क्या है, दृढ़ता उत्पन्न करता है, कठोर होता है, इसको बदलना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है एक बार बना लेने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है, पर्यवेक्षण करना पड़ता है, सर्वेक्षण करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि नियोजन जो है वो दृढ़ होता है, कठोर होता है। परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन जो है वो काम नहीं कर सकता है। यदि वातावरण में बहुत जल्दी जल्दी ये चेंजेस हो रहे हैं और जो आपने प्लानिंग की है वह तो आपने क्या किया, प्रेजेंट में की है और भविष्य के लिए कर रहे हैं, अतः भविष्य में यदि परिवर्तन बहुत ज्यादा हो गए वातावरण के घटक के परिवर्तन के फलस्वरूप, तब फिर क्या होगा, तब होगा कि भी नियोजन जो आपने प्लानिंग बनाई है वह सफल नहीं हो पाएगी। सृजनात्मक को कम करता है। एक बार जो प्लानिंग बन गई वह रिजिड है, कठोर है, और उसका पालन कर्मचारियों को उसी तरह से करना है जिस तरह से प्लान में लिखा है। नियोजन में भारी लागत शामिल होती है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें डाटा यानी आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, परिसर विकसित करने के लिए सर्वेक्षण करना पड़ता है, तो रिसर्च वर्क बहुत करना पड़ता है जिसमें पैसा लगता है। समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। नियोजन करते समय, प्लानिंग बनाते समय, खासतौर पे दीर्घकालिक प्लानिंग बनाते समय बहुत ज्यादा टाइम लगता है। भविष्य के लिए पूर्वानुमान करने के लिए पास्ट के आंकड़ों का बहुत लंबे समय तक निरीक्षण करना पड़ता है, उनके बारे में पता लगाना पड़ता है, तब जाकर के नियोजन बनाया जाता है। नियोजन चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि यह सफलता का आश्वासन दे ही दे। तो नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं देता है, क्योंकि नियोजन में जो भी क्रियाएं होने वाली हैं वो भविष्य में की जाएंगी, और भविष्य क्या है, अनिश्चित है। भविष्य में कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके बारे में नियोजन में सोचा नहीं गया था। अतः हम कह सकते हैं कि अनिश्चितताओं के कारण, भविष्य की अनिश्चितताओं के कारण नियोजन जितना भी अच्छे से क्यों ना किया जाए, ये जरूरी नहीं है कि ये सफल ही हो जाएगा या सफलता का आश्वासन दे रहा है। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें देख ली। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसे एक एक करके एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, आपके पास समय रहेगा तो जरूर 2-2 लाइन में इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे दृढ़ता के बारे में आप लिख सकते हैं कि परिवर्तन करना कठिन होता है नियोजन में। योजना के लागू होने के बाद नए ढंग से कार्य करने की कोई भी इजाजत नहीं होती है। परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन जो है वो काम नहीं करता है, क्योंकि योजनाएं जो होती हैं वो असफल हो जाती हैं, है ना। सृजनात्मक को कम करता है, क्योंकि मध्यम तथा निम्न स्तर पर अक्सर
लोग व्यक्ति अपने से कार्य नहीं कर सकते हैं। कर्मचारियों की जो सृजन क्षमता होती है वो उसको समाप्त कर देता है ना। कर्मचारियों में सलाह तथा कार्य करने के लिए नए विचारों व तरीकों का ये स्वागत नहीं करता है नियोजन। तो इस तरह से दो दो लाइन में आप सारे के सारे जितनी भी सीमाएं हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां पर देखिए 5 नंबर का ये अगेन क्वेश्चन है बच्चा, आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन क्या है, प्रशिक्षण से संगठन को होने वाले लाभ लिखिए। अब यहां पर देखो बेटा, संगठन को होने वाले लाभ लिखने हैं आप लोगों को, कर्मचारियों को नहीं, बल्कि प्रशिक्षण यदि कोई संगठन दे रहा है अपने कर्मचारियों को तो इससे संगठन को क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो ये देखिए, हम संगठन के दृष्टिकोण से लाभ बता रहे हैं प्रशिक्षण का। काम को सीखने के समय में कमी आएगी। अब मतलब किसी व्यक्ति को यदि प्रशिक्षण न दिया जाए तो संगठन में जो प्रबंधक लोग हैं उन्हें व्यक्तियों को लंबे समय तक सिखाना पड़ेगा क्योंकि वो प्रशिक्षित नहीं है। यदि प्रशिक्षण दे दिया जाए तो फिर क्या होगा, उन्हें अच्छे से कार्य समझ में आ जाएगा और इससे क्या होगी, उच्च उत्पादकता होती है। ठीक है, तो एक प्रशिक्षित कर्मचारी अप्रशिक्षित कर्मचारियों की तुलना में कार्य को सीखने में कम समय लेता है, अच्छे से कार्य जल्दी से सीख लेता है। परिणाम स्वरूप संगठन में संसाधनों का वो कम अपव्यय करता है और उच्च उत्पादकता आती है। दूसरा जो फायदा होता है संगठन में प्रशिक्षण का, बेहतर कार्य निष्पादन होता है। भाई, प्रशिक्षण के द्वारा जो कर्मचारी हैं वो बहुत अच्छे से अपने कार्य के निष्पादन को कर सकते हैं। परफॉर्मेंस उनका सुधर जाता है, वृद्धि हो जाती है, ज्यादा वो उत्पादकता क्षमता उनकी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो प्रशिक्षित कर्मचारियों का निष्पादन अप्रशिक्षित कर्मचारियों के निष्पादन की तुलना में हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का क्या होता है, सुधार होता है, विकास होता है और कर्मचारियों को वास्तव में कार्य सौंपे जाने से पहले से ही वो कार्य करने का तरीका उन्हें पता होता है, जानते हैं, उनमें अनुभव होता है, अतः वह उनके निष्पादन और कुशलता के स्तर को बढ़ाता है। दृष्टिकोण निर्माण कैसे भाई, एक देखो प्रशिक्षित जो कर्मचारी होता है वो इस तरह ढलता है ताकि वे संगठन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करें। देखो, प्रशिक्षण के माध्यम से कहीं ना कहीं कर्मचारियों का विकास होता है और कर्मचारियों के विकास होने से कर्मचारी क्या है, सकारात्मक सोचते हैं, वो सपोर्ट करना चाहते हैं संगठन में, संगठन के लक्ष्यों के में प्रबंधक को। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड व्यक्ति जो खुद में विकसित हो चुका है, समृद्ध हो चुका है, उसको मौका मिला है सीखने का, तो वह व्यक्ति जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है संगठन के प्रति भी, जिससे कि संगठन को भी लाभ होता है। इसके अलावा प्रचालन समस्याओं को हल करने में सहायक होता है एक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो संगठन में विभिन्न क्रियाओं का निष्पादन करते समय संगठन कई समस्याओं, जैसे लोग एब्सेंट हो रहे हैं, है ना, संसाधनों का क्या हो रहा है, अपव्यय हो रहा है, रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षण नहीं है लोगों के पास, वो लोग क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, देरी कर रहे हैं कार्यों में क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। लेकिन यदि प्रशिक्षण हो जाए तो जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं संचालन से संबंधित, उनमें क्या होगा, सुधार होगा, तो अपव्यय नहीं होगा, है ना, कर्मचारियों की असंतुष्टि होती है, सामूहिक कार्य का वो अभाव होता है, ये सब क्या होता है जब प्रशिक्षण नहीं होता है, तब इन सब का सामना करना पड़ता है। पर्यवेक्षणीय स्तरीय प्रशिक्षण के माध्यम से इन क्रियात्मक समस्याओं को संगठन से हटाया जा सकता है या टाला जा सकता है, क्योंकि पर्यवेक्षकों को अधिकारी अधीनस्थ संबंध को सुधारने के लिए और अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जनशक्ति आवश्यकताओं का प्रबंध करना। कुछ संगठनों के पास उत्पादन की विशिष्ट तकनीक होती है और उनके पास तैयार कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं। उस स्थिति में
संगठन अप्रशिक्षित लोगों को नियुक्त करते हैं और उन्हें अपने संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक कौशल के साथ प्रशिक्षित करते हैं। देखो भाई, संगठन में बहुत सारे कार्य होते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि संगठन में कार्य यदि अचानक से ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए और जनशक्ति की आवश्यकता महसूस की जाए, कार्यभार ज्यादा हो जाए, लोग कम हैं, तो जो लोग हैं उन्हीं को क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षण दे करके उनको कार्यों को सिखाना पड़ेगा ताकि वो कार्य हो जाए किसी तरह से। तो यहाँ पर कहते हैं कि जनशक्ति आवश्यकताओं का यदि प्रबंध करना है, लोगों को बाहर से नियुक्त नहीं करना है, अपने यहाँ ही भर्तियां करनी है, आंतरिक भर्तियां करनी है और लोगों को कार्य भी सिखाना है, नया कार्य है, तो उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से जनशक्ति की आवश्यकताओं का प्रबंध करना संभव हो पाता है और कार्य से संबंधित जितने भी आवश्यक कौशल हैं उनको बता दिए जाते हैं। अतः जनशक्ति आवश्यकताओं का प्रबंध संभव हो पाता है यदि कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे दिया जाए तो उन्हें नए कार्यों पर लगाया जा सकता है। परिवर्तन को अपनाने में सहायता, भाई आपको कुछ नया कराना है, कोई नई मशीन आ गई है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कोई नया तकनीक का आविष्कार हो गया है और लोगों से यानी कर्मचारियों से उसको करवाना है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारी को तैयार कर सकते हैं ताकि वो नई चीज से कार्य करना शुरू कर दे और सीख जाए। तो परिवर्तन को अपनाने में सहायता करता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण वातावरणीय परिवर्तनों को अपनाने में कर्मचारियों की सहायता करता है, उन्हें सिखा करके, उन्हें ट्रेंड करके वो नए तरीके से, नई विधियों से कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब क्या था, ये सब था आपका प्रशिक्षण से संगठन को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपका क्वेश्चन जो है वो औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है ये आपको बताने हैं। तो देखो, जब भी आपको अंतर बताने के लिए आपको ये फ्लो चार्ट हमेशा बनाना चाहिए। इस बेसिस पर, इस आधार पर आप अंतर बताया करिए दो अवधारणाओं के मध्य या दो से अधिक अवधारणाओं के मध्य। एक होगा आपका अंतर का विषय होगा, मतलब अंतर का आधार होगा। दूसरा आपका जो कॉन्सेप्ट है यानी औपचारिक संगठन जो है, और तीसरा जो है वो है आपका अनौपचारिक संगठन, ठीक है। तो अंतर के आधार के बेसिस में जो पहला आधार है वो है गठन यानी एस्टेब्लिशमेंट। औपचारिक संगठन जिसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, उसका गठन कैसे होता है। औपचारिक संगठनात्मक ढांचे का निर्माण नियोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से किया जाता है, प्रबंधक के द्वारा विचार पूर्वक विचार करके किया जाता है ना। जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसमें सभी व्यक्तियों को उनके कार्य अधिकार पहले से बता दिए जाते हैं, उनका पद फिक्स होता है, उनके अधिकारी कौन होंगे यह बता दिया जाता है और उनके अधीनस्थ कौन है यह बता दिया जाता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे रिपोर्ट लेगा, यह सबको पता है। और जो सोपान की श्रृंखला है उसके आधार पर ही संचार होता है औपचारिक संप्रेषण में या औपचारिक संगठन में। अनौपचारिक संगठन का निर्माण या गठन कैसे होता है। अनौपचारिक संगठनात्मक ढांचे का निर्माण बिना किसी नियोजन के, प्लानिंग के, स्वतः ही इच्छा पूर्वक किया जाता है। अपनी इच्छा से ही जो सदस्य होते हैं वह अनौपचारिक संगठन का निर्माण कर देते हैं। प्रयोजन यानी इसका उद्देश्य क्या होता है। औपचारिक संगठन जो है, इस ढांचे का जो प्रयोजन या उद्देश्य होता है वो क्रमबद्ध रूप से काम कराना और संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। सिस्टमेटिक तरीके से सभी कार्य सभी व्यक्तियों के द्वारा जो नियोजित तरीके से दिए गए हैं वह वो लोग करें, यह इसका उद्देश्य होता है। और संगठन का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो सके, यह उद्देश्य होता है। जबकि अनौपचारिक संगठन जो ढांचे होते हैं उनका जो प्रयोजन होता है वह होता है जितने भी सदस्य हैं उनको मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त हो सके उस अनौपचारिक संगठन से जिससे वह जुड़े हुए हैं, ठीक है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह संगठन बनाए जाते हैं। तीसरा जो अंतर का आधार है बच्चा, वो है सदस्यों का व्यवहार कैसा होता है।
तो इस ढांचे के अंतर्गत कर्मचारियों का व्यवहार प्रबंधकों के द्वारा निश्चित किया जाता है। कौन किसका अधिकारी होगा, कौन किससे बात करेगा, कौन किससे बात नहीं करेगा, कौन किसको रिपोर्ट देगा, कौन किससे आदेश लेगा, ये सब प्रबंधक निश्चित कर रहा है। ये सब टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वह निश्चित कर रहे हैं कर्मचारियों से संबंधित। जबकि यहाँ पर जो सदस्य हैं उनका जो व्यवहार है, इस ढांचे में सदस्यों के व्यवहार पर प्रबंधक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। परंतु यदि अनौपचारिक समूह व्यवहार का परिणाम नकारात्मक होता है, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए, संगठन के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ये व्यक्ति लोग, जो कि खुद का अपना एक छोटा छोटा ग्रुप बनाए हुए हैं, ठीक है, तब वहां पर प्रबंधक क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा नियंत्रण बनाने के लिए। लेकिन सामान्यतः प्रबंधक कोई नियंत्रण नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं अनौपचारिक संगठन में। ढांचा, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इस संगठन के अंतर्गत सुपरिभाषित वेल डिफाइंड संगठनात्मक ढांचा होता है। पहले से ही बनाया गया एक ढांचा होता है जो सोपान श्रृंखला यानी स्केलर चेन को निश्चित करता है और अधिकारी अधीनस्थ संबंध की व्याख्या करता है, यानी कौन किसका अधिकारी है और कौन किसका अधीनस्थ है यह बता दिया जाता है। यानी एक सुपरिभाषित वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी बात करते हैं अनौपचारिक या इनफॉर्मल में। अनौपचारिक संगठन की स्थिति में कोई भी वेल डिफाइंड ढांचा नहीं होता है, कोई अधिकारी अधीनस्थ संबंध नहीं होता है, सभी सदस्य आपसी सहयोग और मित्रता की भावना के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। इसमें कोई अधिकारी नहीं है, कोई अधीनस्थ नहीं है, इनके बीच ऐसा कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये अपनी स्वेच्छा से ही अपने में से ही किसी एक को लीडर बना देते हैं। अगर मैं बात करूं संप्रेषण की, यानी कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो इस ढांचे के अंतर्गत सभी सूचनाएं सोपान श्रृंखला यानी स्केलर चेन अधिकारी और अधीनस्थ संबंध के आधार पर जो बनाया गया है संचार का जो क्रम, उसी के माध्यम से जारी की जाती हैं और प्रबंधक संप्रेषण के लिए लिखित माध्यम का प्राथमिकता देता है। ठीक है। अनौपचारिक संगठन की बात करें तो इस ढांचे के अंतर्गत सूचना जारी करने का कोई निश्चित माध्यम नहीं होता है। सूचना किसी भी तरफ से गुजर सकती है और अधिकतर मौखिक संप्रेषण का प्रयोग होता है। ठीक है। अगर हम नेतृत्व की बात करें कि इसमें लीडर कौन लोग होते हैं, तो इस ढांचे में प्राधिकार और नेतृत्व के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। उच्चतर प्राधिकार वाले व्यक्ति को नायक माना जाता है। जिसका अधिकार सबसे ज्यादा होता है वह यहाँ पर क्या होता है, नेता होता है, लीडर होता है। और मेनली जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वही नेता होते हैं। इस ढांचे के अंतर्गत प्राधिकार और नेतृत्व के बीच कोई संबंध नहीं होता है। इसमें जरूरी नहीं है बेटा कि जो नेता होगा, जो लीडर होगा, वह सबसे बड़ा अधिकारी भी हो, उसके बाद सबसे ज्यादा पावर भी हो, जरूरी नहीं है। इसमें हो सकता है कोई अधीन कर्मचारी ही नेता बन जाए इस प्रकार के संगठन में, अनौपचारिक संगठन में। ठीक है। तो नेता जो है, नेता में के लिए प्राधिकार का अधिक ऊंचा स्तर होना जरूरी नहीं है अनौपचारिक संगठन में। तो इस तरह से बहुत सारे आपके अंतर के आधार हो सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन में नंबर के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नियोजन और नियंत्रण के बीच में संबंध का वर्णन कीजिए। नियंत्रण के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। तो क्या इसमें संबंध होता है भाई? हम सब जानते हैं कि जो नियोजन है वो प्रबंध का पहला कार्य है और नियंत्रण क्या है? नियंत्रण जो प्रबंध का अंतिम कार्य है। तो नियोजन और नियंत्रण के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए हम लोग इस आधार पर संबंध स्पष्ट कर सकते हैं, प्रकृति और अवधारणा के आधार पर। नियोजन और नियंत्रण परस्पर आश्रित है और परस्पर संबंधित है। नियोजन और नियंत्रण पीछे की ओर भी देखने के साथ साथ आगे की ओर देखना भी है
और नियोजन पूर्व निर्धारित है जबकि नियंत्रण मूल्यांकनात्मक है। ठीक है, अब यहां पर देखो, इन सबको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको मैं जल्दी से आप लोगों को समझा देती हूं। यहां पर देखो, प्रकृति और अवधारणा, पहले आप नियोजन के बारे में बताएंगे कि नियोजन जो होता है वह क्या होता है। ठीक है, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। नियोजन में संगठन से संबंधित जितनी भी उद्देश्य हैं उनका निर्धारण किया जाता है। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य कैसे किए जाएंगे उसका निर्धारण किया जाता है। यानी आज हम जहां हैं और कल हमें जहां पहुंचना है उसके बीच में जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं वह सब नियोजन के अंतर्गत की जाती हैं। ठीक है, नियोजन होता कैसा है, नियोजन की प्रकृति कैसी है उसके बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद नियंत्रण के बारे में वही सारी चीजें आप लिखेंगे। नियोजन और नियंत्रण परस्पर आश्रित और परस्पर संबंधित हैं। कैसे भाई, नियोजन क्या प्रदान करता है, नियोजन प्रदान करता है, नियोजन प्रदान करता है, इस वाले को एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। नियोजन प्रदान करता है प्रमाप, या जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, और नियोजन जो प्रमाप प्रदान करता है यही प्रमाप नियंत्रण के लिए क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नियोजन और नियंत्रण जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर नियोजन ना होता तो प्रमाप कहां से आते, टारगेट कहां से आते, टारगेट कैसे फिक्स किए जाते कि 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है एक दिन में एक व्यक्ति के द्वारा, ये कैसे पता चलता। और यदि प्रमाप ना होते, स्टैंडर्ड ना होते, तो फिर तुलना कैसे करते हम वास्तविक परफॉर्मेंस की, है ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस की। अतः हम ये कह सकते हैं कि नियोजन जो है वो नियंत्रण के लिए जरूरी है। अगर बात करें नियंत्रण किस प्रकार से जरूरी है, तो ये देखो, नियंत्रण क्या प्रदान करता है, नियंत्रण नियोजन के लिए आधार प्रदान करता है। कैसे आधार प्रदान करता है, प्रतिपुष्टि के द्वारा। जैसे पता चला कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि 100 यूनिट का प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो मशीन थी वो खराब थी, अतः मशीन को रिप्लेस करने की जरूरत है। तो फिर फर्दर जो नियोजन बनाया जाएगा उसमें मशीन के लिए बजट तैयार किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण के माध्यम से आगे के नियोजन के लिए आधार मिलता है, बेस मिलता है। अतः दोनों ही जो है वह क्या है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, परस्पर आश्रित हैं। नियोजन और नियंत्रण पीछे की ओर देखने के साथ साथ आगे की ओर देखना है। देखो भाई, जब हम नियोजन करते हैं, इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब हम लोग नियोजन करते हैं तो पीछे की तरफ कैसे देखते हैं, आंकड़े, जो पास्ट के आंकड़े हैं, आंकड़े के आधार पर भविष्य के लिए परिसर विकसित किए जाते हैं या अनुमान लगाया जाता है ना, परिसर विकसित किए जाते हैं। साथ ही साथ नियोजन और नियंत्रण के पीछे की ओर देखना भी है। तो इस प्रकार से नियोजन जो है वो क्या है, पीछे की ओर देख रहा है। नियंत्रण कैसे पीछे की ओर देख रहा है, नियंत्रण में प्रमाप से वास्तविक निष्पादन की तुलना की जाती है। अतः पहले जिससे जो क्रिया हो गई है, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो गया है, उससे प्रमाप से उसकी तुलना की जा रही है। मतलब एक प्रकार से पीछे की तरफ देखा जा रहा है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, नियोजन और नियंत्रण दोनों क्या हो गए, पीछे की तरफ देखना हो गए। आगे की तरफ कैसे देखता है नियोजन, क्योंकि नियोजन में तो फिर
आगे ही सारी प्लानिंग की जाती है कि क्या क्या हमें करना है, भविष्य के लिए सोचना ही तो नियोजन है। अतः नियोजन आगे की तरफ तो देखता ही देखता है। नियंत्रण कैसे आगे की तरफ देखता है? नियंत्रण में जो वास्तविक निष्पादन से जब तुलना की जाती है प्रमापों की, और यदि वास्तविक निष्पादन में कोई कमी आती है यानी कोई विचलन आते हैं, तो विचलन का कारण क्या है यह पता लगाया जाता है, और विचलन के कारण का पता लगाने के बाद सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। अतः नियंत्रण के माध्यम से आगे फर्दर विचलन ना हो, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। अतः ये आगे की तरफ भी देखना है। अतः दोनों ही फंक्शन, दोनों ही कार्य, नियंत्रण और नियोजन क्या है, आगे और पीछे दोनों की तरफ देखना है। नियोजन पूर्व निर्धारित है, जबकि नियंत्रण क्या है, मूल्यांकनात्मक है, इवैल्यूएशन किया जाता है। इसमें नियोजन पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि क्या क्या कार्य करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। पूर्व निर्धारण यानी आधार या प्रमाप पता है, इसमें फिक्स है। जबकि नियंत्रण कार्य क्या है, मूल्यांकन करता है, वास्तविक निष्पादन की तुलना करता है प्रमापों से, और विचलन यानी अंतर को ज्ञात करने की जो क्रिया है वही नियंत्रण है, ठीक है। तो नियोजन और नियंत्रण में इस प्रकार से आप तीनों ही पॉइंट यानी चारों ही पॉइंट का संबंध लिखेंगे, तब जाकर के आपको इसके नंबर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यह क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निर्देशन का अर्थ लिखिए और प्रबंध के निर्देशन कार्य की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। यहां पर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि इसका कहां से आंसर आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों का 10 नंबर का क्वेश्चन है। यहां से 10 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 5 नंबर के क्वेश्चंस देखे, ठीक है। यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। निर्देशन का अर्थ लिखिए और प्रबंध के निर्देशन के कार्य की प्रकृति यानी नेचर की व्याख्या कीजिए। तो इसको हम लोगों को 10 के नंबर के हिसाब से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। निर्देशन कार्य की सबसे पहले आप लोगों को परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो प्रबंध का जो कार्य होता है वो होता है निर्देशन यानी डायरेक्टिंग। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संचार किया जाता है कर्मचारियों के साथ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कार्यों को करवाने के लिए। तो प्रबंध का निर्देशन कार्य संगठन में कर्मचारियों को सूचना देने, उनका मार्गदर्शन करने, उन्हें प्रेरित करने, अभिप्रेरित करने से संबंधित होता है, ताकि उनके प्रयत्नों का परिणाम संगठनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति में हो सके। निर्देशन कार्य की विशेषताएं क्या क्या होती हैं भाई? तो देखो, पहली विशेषता क्या है, निर्देशन कार्य को प्रारंभ करता है। सबसे पहली जो प्रकृति या विशेषता होती है निर्देशन कार्य की, ये निर्देशन इनिशिएट द एक्शन, ये कार्यों की शुरुआत करता है, कार्यों का प्रारंभ करता है। तो निर्देशन कार्य को प्रारंभ करता है। दूसरी विशेषता क्या है, निरंतर कार्य है। निर्देशन ऐसा नहीं है कि डायरेक्टिंग जो है डायरेक्टर मैनेजर एक बार करे, जब तक संगठन चल रहा है तब तक निर्देशन कार्य हो रहा है। इसको आप लोग प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। फिर यहाँ पर देखो, निर्देशन प्रत्येक स्तर पर होता है, यानी प्रथम, चाहे उच्च स्तर हो, मध्य स्तर हो या निम्न स्तर हो, हर स्तर पर निर्देशक होते हैं यानी प्रबंधक होते हैं, जो कि निर्देशन का कार्य अपने विभागों में कर्मचारियों के मध्य करते हैं। निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। निर्देशन किसको दिया जाता है, अधिकारी अपने अधीनस्थ को, यानी ऊपर वाला अधिकारी नीचे वाले अधिकारी को, कुछ इस प्रकार से इसका प्रवाह होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ऊपर से नीचे की ओर निर्देशन कार्य होता है। प्रगति अभिमुख है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। निर्देशन के माध्यम से कर्मचारियों या अधीनस्थ के परफॉर्मेंस यानी कार्य निष्पादन को सुधारा जा सकता है। पर्यवेक्षण के माध्यम से, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेट करके व्यक्तियों को, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन बैठा करके उनके परफॉर्मेंस या निष्पादन के कार्य में सुधार लाया जा सकता है। मानवीय तत्व होता है। निर्देशन कार्य जो है वो एक अधिकारी प्रबंधक कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन ला करके करता है।
क्योंकि निर्देशन में हमने बताया ना आप लोगों को कि इसमें लीडरशिप होती है, नेतृत्व किया जाता है कर्मचारियों का। अतः मानवीय तत्व इसमें निहित होता है। मानव के व्यवहारों में परिवर्तन लाने की जो प्रक्रिया है वह निर्देशन है। तो निर्देशन के कार्य की विशेषताएं फिर से आप इस प्रकार से यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के माध्यम से सारा का सारा निर्देशन कार्य का आप एक एक विशेषता लिख देंगे अंत में, ताकि आपका निष्कर्ष समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं लिखिए और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये ऑप्शनल है बेटा, यानी आपके पास चॉइसेस होती हैं, चॉइसेस होंगी 10 नंबर के क्वेश्चन में। आप चाहे तो एक क्वेश्चन करें और एक को छोड़ेंगे, ठीक है, चाहे नहीं, मतलब आपको ऐसा करना होगा। तो जो भी आपको इसमें ज्यादा अच्छे से आए आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर दोनों की ही आंसर दे दिए गए हैं। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या होता है? कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, कार्य करने की इच्छा को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करने से संबंधित क्रिया को अभिप्रेरणा कहा जाता है, जिसमें एक कर्मचारी की आवश्यकता, इच्छा का पता लगा करके उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, जिससे व्यक्ति क्या होता है, प्रेरित होता है और कार्य करने के लिए तैयार होता है। और कार्य करने की इच्छा जब जागृत हो जाती है तो वह व्यक्ति संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सहयोग करता है। तो अभिप्रेरणा का अर्थ है किसी भी कार्य या क्रिया को प्रेरित करना अथवा प्रभावित करना, ठीक है। ये दो तरह से होती है, सकारात्मक तरीके से भी और नकारात्मक तरीके से भी। यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए, रिवॉर्ड, अवार्ड देना चाहिए, जिससे वो व्यक्ति और अच्छा कार्य निष्पादन करने के लिए प्रेरित हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जो है अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, कार्य में सुधार नहीं हो रहा है, टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो उस व्यक्ति के लिए ऋणात्मक अभिप्रेरणा भी होती है, यानी दंड, फाइन का प्रावधान भी होता है, टर्मिनेशन भी हो सकता है। अभिप्रेरणा का महत्व भी आप लिखिएगा, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा पैदा करती है। यह कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है भाई? जब व्यक्ति ज्यादा खुश होगा, संतुष्ट होगा तो और अच्छे से कार्य करेगा, और जब कार्य अच्छे से करेगा तो कुशलता में वृद्धि होगी। इससे संसाधनों को बेहतर उपयोग होता है, व्यक्ति दुरुपयोग नहीं करते हैं, अपने कार्य को अच्छे से करते हैं, संतुष्ट रह के करते हैं। यह संगठन में उत्तम मानवीय संबंध स्थापित करता है। सभी व्यक्ति संगठन में सभीयों के साथ सहयोग करते हैं, प्रबंधक के साथ सहयोग करते हैं। इससे अनुपस्थिति की दर कम होती है, लोग एब्सेंट नहीं होते हैं, कार्यस्थल पर आकर के कार्य करना उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वो प्रेरित हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है उनकी, और बार बार नौकरी नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। एक वित्तीय योजना बनाते समय कौन से तत्व ध्यान में रखने चाहिए? ये भी बेटा 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड में आया, सैंपल पेपर में आया हुआ है। यहां पर देखो, वित्तीय नियोजन के बारे में पहले आपको बताना होगा कि वित्तीय नियोजन होता क्या है। तो वित्तीय नियोजन का मतलब होता है वित्तीय संबंधी जितने भी निर्णय हैं उसके बारे में सोचना, जैसे निवेश कहाँ करेंगे, वित्त के प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से होंगे, और जो भी हमारा सरप्लस यानी लाभ है उसका बंटवारा कैसे किया जाए। इससे संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं, प्लानिंग जो की जाती है, उसे हम लोग कहते हैं वित्तीय नियोजन। वित्त संबंधी सारी ही क्रियाओं का पूर्व निर्धारण करना किसी संगठन में वित्तीय नियोजन संबंधित होता है। वित्तीय नियोजन के तत्व क्या है या इसकी प्रक्रिया क्या है? तो वित्तीय उद्देश्यों का सबसे पहले निर्धारण किया जाता है कि लाभ अधिकतम करना उद्देश्य है, या किसी भी संगठन में जो पूंजीपति हैं, जो अंशधारी हैं, उनकी संपत्तियों को अधिकतम करना है। अतः वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। प्रभावी वित्तीय नियोजन हेतु प्राप्त किए जाने वाले वित्तीय उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय उद्देश्यों को कंपनी के समग्र उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य को निवेश, वित्त एवं लाभांश 3 क्षेत्रों में आधारित होना चाहिए। जैसे कि निवेश संबंधी उद्देश्य, मतलब जहां जहां कंपनी अपनी पूंजी लगा रही हो उससे प्रत्याय ज्यादा मिले, ऐसा उद्देश्य निवेश संबंधी उद्देश्य होना चाहिए।
वित्तीय उद्देश्य से मतलब होता है कि जिन जिन स्रोतों से एक कंपनी वित्त प्राप्त कर रही है, वह वित्त के जो साधन है, उनकी जो लागत है वो कम आनी चाहिए, ठीक है, और वित्त के दीर्घकालिक स्रोतों का प्रबंध हो जाए, ठीक है। लाभांश निर्णय या लाभांश संबंधी जो उद्देश्य होते हैं, उसमें यह उद्देश्य होना चाहिए कि पर्याप्त प्रतिधारित आय प्राप्त हो सके, जिससे कंपनी आगे फर्दर विकास और वृद्धि कर सके। साथ ही साथ जो भी कर्मचारी, जो भी अंशधारी हैं किसी संगठन में, उनको भी पर्याप्त लाभांश का भुगतान हो सके, वो भी संतुष्ट रहें। अतः ये सारे उद्देश्यों को ध्यान में रख करके वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण सबसे पहले किया जाता है वित्तीय नियोजन में। उसके बाद वित्तीय नीतियां तैयार की जाती हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी तैयार की जाती है। वित्तीय नियोजन में उधार लेने और देने, नकदी नियंत्रण तथा अन्य वित्तीय क्रियाओं से संबंधित नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इनमें पूंजी के उपयोग और वित्तीय क्रियाओं में तालमेल स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता मिलती है। तो वित्तीय नीतियां क्या होती हैं भाई? इसमें उधार लेने और नकदी नियंत्रण तथा कह रहे हैं कि वित्तीय क्रियाओं से संबंधित नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इनमें पूंजी का प्रयोग और वित्तीय क्रिया, यानी पूंजी कहाँ कहाँ निवेश करनी है, पूंजी का कहाँ कहाँ प्रबंध करना है, कार्यशील पूंजी कितनी चाहिए हम लोगों को, और स्थायी पूंजी की क्या आवश्यकता है, इसका भी निर्णय या इससे संबंधित नीतियां ली जाती हैं। उधार में खरीदना है या फिर नगद में विक्रय करना है, ये सारी चीजें भी वित्तीय निर्णय से संबंधित, नीतियों से संबंधित होती हैं। तीसरा जो प्रक्रिया होता है वित्तीय नियोजन में, जारी की जाने वाली विभिन्न प्रतिभूतियों के प्रकार और अनुपात का निर्धारण करना, यानी कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है किसी कंपनी का, उसको तय करना भी जरूरी होता है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी यानी समता और जो उधार है उसका अनुपात तय किया जाता है। तो यहाँ पर यह देखा जाता है कि किसी भी कंपनी में जो कंपनी की जो टोटल कुल पूंजी है, उसमें कितना समता पूंजी है और कितना उधार पूंजी है, वो कितना अनुपात होगा, इसको तय करने से संबंधित जो निर्णय होता है वह भी वित्तीय नियोजन में लिया जाता है। तो जारी की जाने वाली विभिन्न जो प्रतिभूति है उसमें समता पूंजी कितनी है, ऋण पूंजी कितनी है, ऋण पत्र कितने होंगे, समता अंश कितने होंगे, पूर्वाधिकार अंश कितने होंगे, ऋण पत्र कितने संख्या में जारी किया जाए या उधार कितना लिया जाए, उससे संबंधित निर्णय भी लिए जाते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बेटा, इसी में ऑप्शनल क्वेश्चन जो आ रहा है, आप इसमें से एक क्वेश्चन करेंगे, 10 नंबर का है ये। स्थायी पूंजी की परिभाषा लिखिए और स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले घटक लिखिए। तो स्थायी पूंजी की परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। देखो भाई, स्थायी पूंजी वह पूंजी होती है जिसकी आवश्यकता स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए होती हैं। स्थायी संपत्तियां वह संपत्तियां होती हैं जो कि किसी व्यवसाय या संगठन में लंबे समय तक प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्चर्स हो गया। इन सब के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे हम लोग स्थायी पूंजी बोलते हैं। तो स्थायी पूंजी की परिभाषा देने के बाद स्थायी पूंजी की जो आवश्यकता है उसको प्रभावित करने वाले जो घटक होते हैं उसको एक एक करके आप लोगों को लिखना पड़ेगा और उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर सभी चीज को मैंने स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले जो कारक या घटक हैं उनके बारे में फ्लो चार्ट पे ऐसे बना दिया है। आप भी जब स्टार्ट करिए अपना आंसर तो ऐसे ही फ्लो चार्ट पर बना करके स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हर एक हेडिंग को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 3-4 लाइन में जरूर, क्योंकि ये है 10 नंबर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है उत्पाद की प्रकृति। उत्पाद की प्रकृति कैसी है, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। यदि मान लो जो उत्पाद है वह कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग औद्योगिक उत्पाद है, तब तो ज्यादा स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि मशीन, उपकरण, इसमें ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। अगर मान लो कि उपभोक्ता वस्तु है तो उसमें फिर स्थायी पूंजी निवेश भी कम लगेगा। तो उत्पाद की प्रकृति कैसी है, कार्य की प्रकृति कैसी है। कार्य की प्रकृति का मतलब हो गया जो आपका जो उद्योग है वो किस प्रकृति का है, मतलब व्यापारिक उद्योग है या निर्माण से संबंधित क्रिया कर रहा है।
यदि व्यापारिक उद्योग है तब स्थायी पूंजी कम लगेगी, और यदि निर्माण यानी उत्पादन संबंधी कार्य हो रहा है तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता ज्यादा हो जाएगी। संगठन का आकार कैसा है? यदि बड़े पैमाने पर कार्य हो रहा है, बड़ा संगठन है, तो स्थायी पूंजी भी ज्यादा लगेगी, है ना। प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब पे खर्चे ज्यादा आएंगे। यदि छोटा है तो कम पूंजी चाहिए। विकास के अवसर, यदि विकास के अवसर ज्यादा है, भविष्य में वृद्धि करनी, उत्पादन ज्यादा बढ़ाना है, तो फिर स्थायी पूंजी भी ज्यादा लगेगी। क्रियाओं की मात्रा कैसी है? बड़े पैमाने पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन या व्यापार हो रहा है तो स्थायी पूंजी ज्यादा लगेगी। उत्पाद विविधीकरण, यदि कई प्रकार के उत्पाद बना रही है कंपनी, विभिन्न किस्म के बना रही है, तो उसमें फिर स्थायी पूंजी भी ज्यादा लगेगी। तकनीकी परिवर्तन यदि जल्दी जल्दी हो रहे हैं, एक मशीन परचेज किया और 4 साल या 2 साल बाद ही नई मशीन आ गई मार्केट में, तब ऐसे उद्योग जो हैं जहां पर बहुत ज्यादा तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें फिर स्थायी पूंजी जो है ज्यादा निवेश करनी पड़ेगी, क्योंकि नए नए परिवर्तन की वजह से जो पुरानी मशीन है वो आउटडेटेड हो जाएंगी। उत्पादन साधनों की प्रकृति कैसे है? उत्पादन के जो साधन हैं वह कैसे हैं? ठीक है, उत्पादन के साधन का मतलब हो गया कि जो मान लीजिए आपके कच्चा पदार्थ है, या जो आपका जैसे आपके लेबर्स हैं, पूंजी जो है, यदि उनके आसानी से वो उपलब्ध हो जा रहे हैं, तब तो हम कहेंगे कि हम रेंट पर भी ले सकते हैं, तो ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं है। रेंट पर हम मशीन ले रहे हैं, है ना, किराए पर ले रहे हैं। लेकिन यदि मान लीजिए किराए पर नहीं उपलब्ध है, तब तो फिर आपको ज्यादा मात्रा में स्थायी पूंजी लगानी पड़ेगी, खरीदना पड़ेगा। सहयोग स्तर कैसा है? और से सरकार से कैसे सहयोग मिल रही है? वित्त स्रोतों की उपलब्धता, यदि वित्त स्रोत उपलब्ध हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो फिर स्थायी पूंजी जो है वो हम अपने इच्छा के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। यदि वित्त के स्रोत जो है वो उपलब्ध अगर नहीं है, तब फिर क्या होगा? तब तो स्थायी पूंजी में ज्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन वित्त के स्रोत यदि उपलब्ध है तो स्थायी पूंजी की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, स्थायी संपत्ति परचेज की जा सकती है। तो इन सभी चीजों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और ये बेटा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का, और इसको जल्दी से देख लेते हैं। नहीं, लास्ट नहीं है, ये सेकंड लास्ट है। ये क्वेश्चन है, विज्ञापन की परिभाषा दीजिए। क्या होता है विज्ञापन और इसके लाभ बताइए। और इसके अलावा इसी में एक ऑप्शन भी जोड़ा गया है कि पैकेजिंग किसे कहते हैं और पैकेजिंग के कार्य क्या क्या होते हैं। तो कोई भी एक आप इसमें से करेंगे। तो चलिए विज्ञापन वाला कर लीजिए, विज्ञापन क्या होता है और इसके लाभ क्या क्या हैं। तो ये देखो, सबसे पहले आप विज्ञापन को परिभाषित करेंगे, क्या होता है। तो विज्ञापन को किसी जाने पहचाने प्रायोजक के द्वारा, यानी एक कंपनी के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए विचारों के अव्यक्तिगत, मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं शामिल होगा, अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण और प्रोत्साहन यानी संवर्धन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी एक पहले से ही पहचान की जाने वाली एक कंपनी है जो कि अपना विज्ञापन दे रही है अपने वस्तुओं और सेवाओं के लिए और भुगतान कर रही है। ठीक है, किसी एजेंसी को विज्ञापन करवाने के लिए कह रही है और उसके लिए भुगतान कर रही है। और साथ ही साथ यह क्या है, प्रस्तुतिकरण किस प्रकार का है, अव्यक्तिगत है। मतलब कोई कंपनी या खुद से जाकर के नहीं प्रचार कर रही है बल्कि किसी और से करवा रही है। तो अव्यक्तिगत तौर पर प्रचार या प्रस्तुतिकरण हो रहा है और एक प्रकार से ये प्रोत्साहन है, एक प्रकार से ये विक्रय की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, विज्ञापन के लाभ क्या है, पहुंच। विज्ञापन चाहे वो टेलीविजन पे किया जाए, न्यूज़पेपर पर किया जाए, मैगजीन्स में किया जाए, साइट्स पर किया जाए, विज्ञापन के द्वारा ज्यादा संख्या में, बृहद संख्या में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर या उपभोक्ताओं तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया इसका फायदा। दूसरा क्या है, चुनाव। भाई वीडियो, ऑडियो, श्रव्य, द्रव्य, मुद्रित, प्रिंटेड, नॉन प्रिंटेड, कई सारे विज्ञापन करने के तरीके होते हैं। तो वाइडर चॉइस होती है किसके पास, कंपनी के पास। वो इनका चुनाव करके जो भी उन्हें उचित मूल्य पर लगता है, जहां पर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, उस विज्ञापन के माध्यम का चुनाव
किया जा सकता है। यथार्थता, विज्ञापन में उत्पाद या सेवा से संबंधित संदेशों को सार्वजनिक रूप से ग्राहकों को दिया जाता है, इसीलिए इसके लिए हमेशा प्रमाण होते हैं। बेटा पब्लिक तौर पे विज्ञापन मानते हैं कि विज्ञापन में जितनी भी बातें बोली जा रही है वो 100% बिल्कुल सत्य होंगी, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर विज्ञापन का जो माध्यम है वह ज्यादा से ज्यादा पब्लिक रीच वाला है, मतलब टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, तो बहुत गलत सूचना नहीं हो सकती है। एटलीस्ट प्राइस और जो भी क्वालिटी है उससे संबंधित बहुत ही फेक न्यूज नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रमाण होता है ना, ऑथेंटिक होता है ना, न्यूज़पेपर में दिया गया है, बताया गया है, लिखा गया है, प्रिंटेड फॉर्म में है, तो बहुत ज्यादा गलत तो नहीं होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि इसमें यथार्थता होती है। स्पष्टता, स्पष्ट तौर पे बताता है, चित्रकला के, रंगों के, तस्वीरों के, संगीत के, नृत्य के माध्यम से प्रोडक्ट के बारे में जो भी संदेश होता है उसको स्पष्ट तौर पर पहुंचाने की जो विशेषता होती है वह विज्ञापन में होती है। मितव्ययिता होता है, अगर विज्ञापन की कॉस्ट को देखा जाए और इसके उपयोग को देखा जाए तो जरूर मानते हैं कि कॉस्ट एक बार लग रही है, लेकिन उसका जो रीच है, जो उसकी पहुंच है वो व्यापक है, और एक बार यदि विज्ञापन तैयार कर लिया गया तो उसे बार बार दिखाया जाता है, बार बार पहुंचाया जाता है, अतः मितव्ययी होता है। दूसरे और अगर तुलना करें हम तो अलग माध्यम जो होते हैं संवर्धन यानी प्रोत्साहन के, उससे तुलना करने पर यह पाया जाता है कि विज्ञापन में एक बार में ज्यादा खर्चा किया जाता है, लेकिन इसकी लागत से इसके आगम की तुलना की जाए तो ये मितव्ययी पड़ेगा। ग्राहक संतुष्टि और विश्वास में वृद्धि करता है, विज्ञापन बड़े पैमाने पर ग्राहक तक पहुंचाए जाते हैं और विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, अतः ग्राहक संतुष्टि में ये वृद्धि करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन बेटा आ रहा है, यह आपके सैंपल पेपर 2024-25 का लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर का है यह क्वेश्चन, जो कि उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध निवारण कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। यानी जो भी 3 टायर रिड्रेशल कमिटीज बनी हुई हैं, निवारण समितियां बनी हुई हैं, उपभोक्ता शिकायत से संबंधी बातों को सुनने के लिए, उन समितियों के बारे में आपको लिखना है। दूसरा जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, इस पर कोई एक आप करेंगे, उपभोक्ता के अधिकारों और उत्तरदायित्व के बारे में बताइए। तो उपभोक्ता के जितने भी अधिकार है या उत्तरदायित्व है उनके बारे में आप बता सकते हैं, कोई भी एक आपको करना है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग चलो इस क्वेश्चन को चुनते हैं, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत जो भी आपके बने हैं रिड्रेसल कमिटीज, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत त्रिस्तरीय उपचार तंत्र बनाया गया। 3 स्तरीय, कौन कौन सा भाई? जिला उपभोक्ता मतभेद उपचार कमीशन, ठीक है, और आपका बना है राज्य उपभोक्ता और राष्ट्रीय उपभोक्ता मतभेद उपचार कमीशन। ये देखो यहां पर आप इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं, इसे रिड्रेशल एजेंसीज बोला जाता है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें आ रहा है आपका सबसे नीचे जो है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर, उसके बाद स्टेट कमीशन आता है और उसके बाद आता है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। स्टेट का मतलब हो गया राज्य स्तर पर और नेशनल का मतलब हो गया राष्ट्रीय स्तर पर। इसको आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तीनों को बताना पड़ेगा कि जिला स्तर पर क्या क्या होता है, राज्य स्तर पर क्या है और राष्ट्रीय स्तर पर क्या है। तो जिला कमीशन की स्थापना जो है वो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में करती है, जबकि राज्य कमीशन की स्थापना जो है वो राज्य सरकार प्रत्येक राज्य स्तर पर करती है, जबकि राष्ट्रीय कमीशन जो है उसकी स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। जिला कमीशन में एक प्रधान होता है तथा कम से कम 2 दूसरे सदस्य होते हैं, कम से कम 2 दूसरे सदस्य होने चाहिए और एक प्रधान होना चाहिए जिला स्तर पर, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए, और इन सभी की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार करती है जिला स्तर पर।
और सदस्यों की संख्या 2 से अधिक भी हो सकती, जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, 2 से अधिक भी हो सकती, जिसमें से एक प्रधान तो होगा ही होगा, तथा कम से कम 2 दूसरे सदस्य होते हैं, जिसमें से एक महिला का होना जरूरी है। और राज्य सरकार जिला कमीशन वाले व्यक्तियों या सदस्यों की नियुक्ति करती है। इसमें राज्य कमीशन में प्रत्येक राज्य स्तरीय कमीशन में एक प्रधान तो होता ही होता है और कम से कम 4 सदस्य, जिनमें से एक का महिला होना जरूरी है, और इनकी नियुक्ति जो है वो संबंधित राज्य सरकार करती है, और सदस्यों की संख्या 4 से अधिक भी हो सकती है, और केंद्र सरकार जो होती है ना वो अनुमति देती है, तभी इनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रीय कमीशन की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय कमीशन का एक प्रधान होता है तथा कम से कम 4 दूसरे सदस्य होने ही चाहिए, जिनमें से एक महिला सदस्य का होना जरूरी है, तथा इनकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्रीय सरकार करती है। वह इस संख्या में वृद्धि भी हो सकती है, अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं राष्ट्रीय कमीशन में। अगर हम बात करें जिला कमीशन की तो शिकायत होती है, शिकायत किसी उपयुक्त जिला कमीशन के पास की जा सकती है यदि वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य क्षतिपूर्ति के दावे की राशि जो है सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, तब आप लोग जिला कमीशन में उपभोक्ता अपनी शिकायत क्षतिपूर्ति के लिए कर सकता है, यदि राशि का मूल्य 1 करोड़ से अधिक ना हो तो। राज्य कमीशन की यदि बात करें तो 10 करोड़ से कम वाले क्षतिपूर्ति के जो निवारण होते हैं वो राज्य कमीशन में किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रीय कमीशन जो होता है 10 करोड़ से अधिक की यदि आपको क्षतिपूर्ति चाहिए तो आप कहां जा सकते हैं, राष्ट्रीय कमीशन में डायरेक्ट जा सकते हैं। शिकायत प्राप्ति के बाद जिला कमीशन शिकायत को उस पक्ष को भेजेगा जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है। यदि आवश्यक हुआ तो वस्तु अथवा उसके नमूने को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भी भेजा जाता है। जिसके लिए शिकायत की गई है, जिस उत्पादक के लिए, फर्म के लिए, दुकान के लिए, उसको जिला कमीशन शिकायत वाला पत्र भेजेगा, और जरूरत पड़े तो फिर पर्यवेक्षण भी करवा सकता है कि जो शिकायत है वो जेन्युइन है या नहीं है। राज्य कमीशन में क्या होता है, शिकायत प्राप्ति के पश्चात राज्य स्तरीय आयोग शिकायत को उस पक्षकार को भेजेगी जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, और यदि आवश्यक हुआ तो वस्तु अथवा उसका नमूना प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रीय कमीशन में भी यही कार्य किया जाता है। शिकायत प्राप्त होने पर राष्ट्रीय कमीशन शिकायत को उस पक्ष तक पहुंचाती है जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है, और अगर आवश्यक होता है तो प्रयोगशाला में जांच भी की जाती है। जिला कमीशन प्रयोगशाला से प्राप्त जांच की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर तथा संबंध विरोधी पक्षकार का तर्क सुन करके आदेश को पारित करता है। सेम चीज यहां भी हो रही है और सेम चीज यहां भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी वो आप लोगों का पूरा क्या था, सैंपल पेपर था 2024 और 25 का। इस सैंपल पेपर के जितने भी क्वेश्चन बच्चों आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कराए भी गए हैं। आप भी अपने से जरूर इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। सैंपल पेपर मॉडल पेपर के बेस पर 2025 में आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वह आधारित होंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए।